महासागर को व्यापक रूप से एक अदम्य शक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। बहुत से नाविक बड़े समुद्रों के जंगलीपन और अप्रत्याशितता को प्रमाणित करेंगे। यह पलक झपकते ही मुड़ सकता है। तो बाजार के बारे में भी सच है। कंपनियां पलक झपकते ही उठ जाती है और गिर जाती है। पल वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया है, और फिर अचानक वे गायब हो गए हैं। वे गुमनामी में सिमट जाते हैं। है ऐसी है माइक्रोमैक्स की कहानी। आप सभी ने माइक्रोमैक्स के बारे में तो सुना ही होगा। एक दशक पहले वे भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक बड़ा नाम थे। आज हालांकि हम शायद ही उनके बारे में सुनते हैं। क्या हुआ? गलत हुआ। कुछ वर्षों के अंतराल में माइक्रोमैक्स लोकप्रिय से गैर अस्तित्व में कैसे चला गया। यही कारण है कि प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूँ कि कैसे माइक्रोमैक्स भारतीय स्मार्टफोन बाजार में फेल हो गया। माइक्रोमैक्स की स्थापना वर्ष 1991 में राजेश अग्रवाल ने की थी। ये मूल रूप से डेल, एचपी और सोनी जैसी कंपनियों को कंप्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति करने के लिए बनाई गई थी। 1999 में राजेश अग्रवाल के साथ राहुल शर्मा, सुमित कुमार और विकास जैन शामिल हुए। डॉट कॉम बूम की भोर में बैठे चारों उद्यमियों ने खुद को अवसरों से घिरा पाया। सॉफ्टवेयर व्यवसाय फल फूल रहा था और माइक्रोमैक्स ने इस क्षेत्र में कदम रखा। वास्तव में वे मूल रूप से माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर्स के नाम से गए थे। उनके पहले अनुबंधों में से एक नोकिया के साथ साझेदारी थी। यहां उन्हें निश्चित वायरलेस टर्मिनलों की अवधारणा से परिचित कराया गया। माइक्रोमैक्स ने वायरलेस सार्वजनिक फोन बनाना शुरू किया जो सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे। इसने बिना लैंडलाइन कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी पहुंच की अनुमति दी और दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसके तुरंत बाद नोकिया ने इस व्यवसाय को छोड़ दिया। माइक्रोमैक्स ने कुछ समय के लिए इन मुनाफे का लाभ उठाना जारी रखा और कई गुना बढ़ गया। किसी भी सफल व्यवसाय के लिए अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होना और अवसरों की पहचान करना आवश्यक है, इससे पहले कि वे आसपास के सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो जाए। माइक्रोमैक्स के संस्थापक इस तथ्य में दृढ़ विश्वास रखते थे और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के तरीकों की खोज जारी रखते थे। मौका जल्द ही राहुल शर्मा के सामने आ गया। ग्रामीण बंगाल से गुजरते हुए उन्होंने एक सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय देखा जो एक ट्रक से बैटरी का उपयोग करके संचालित किया गया था। शर्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ग्रामीण बिना बिजली के बैटरी चार्ज करने में कामयाब हो गए। ट्रक चालक ने बाद में खुलासा किया कि उसने वास्तव में बैटरी को पास के दूसरे गांव में चलाकर रात भर चार्ज करके और फिर अगली सुबह उसे वापस लाकर अपना जीवन यापन किया। शर्मा इस आश्चर्यजनक रूप से चतुर व्यवस्था से चकित थे और बैटरी से चलने वाले पोर्टेबल फोन के लाभों को समझने लगे। उन्होंने अपने सहयोगियों को आश्वस्त किया कि माइक्रोमैक्स के लिए मोबाइल फोन उद्योग में प्रवेश करने का ये सही समय है। ये क्षेत्र पहले से ही नोकिया, सैमसंग और अन्य जैसे दिग्गजों से आबाद था। हालांकि शर्मा लंबे समय तक चलने वाली पोर्टेबल बैटरी द्वारा प्रस्तुत शक्ति को समझ गए थे। उन्होंने महसूस किया कि बाजार को वास्तव में एक कम बजट वाले फोन की जरूरत थी जिसमें लंबी बैटरी लाइफ हो। माइक्रोमैक्स ने अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया। मामूली कीमत पर इस फोन ने 30 दिन की बैटरी लाइफ की पेशकश की और 2008 में देश भर में एक बड़ी हिट बन गई। शर्मा की सहायता ने भुगतान किया और यह फोन ग्रामीण भारत में बहुत लोकप्रिय साबित हुआ जहां लोगों के पास बिजली की नियमित पहुंच नहीं थी। स्टार्टअप के साथ सफल होना बहुत जोखिम भरा है क्योंकि कंपनी छोटी है और उसके पास एक मजबूत आधार नहीं है जिस पर वापस गिरना है। कई बार जब नया उत्पाद विफल हो जाता है तो स्टार्टअप व्यवसाय से बाहर हो जाते हैं। राहुल शर्मा के सिद्धांतों में से एक बाजार में अंतराल की पहचान करना था और फिर यह सुनिश्चित करना था कि आपके उत्पाद उन अंतरालों में फिट हों। यह सिद्धांत रंग लाया और 2 वर्षों के भीतर माइक्रोमैक्स ने अपनी बाजार हिस्सेदारी 0.6% से बढ़ाकर 5% से अधिक कर ली। मोबाइल फोन उद्योग में प्रवेश माइक्रोमैक्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 2008 के बाद से कंपनी तेजी से बढ़ी। 10 करोड़ वार्षिक व्यवसाय से
यह कुछ महीनों के अंतराल में बढ़कर 100 करोड़ वार्षिक व्यवसाय हो गया। 2010 में कंपनी ने फनबुक सीरीज नाम से टैबलेट की एक लाइन पेश की। इसके तुरंत बाद एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के आगमन के साथ माइक्रोमैक्स ने अपना एंड्रॉयड संचालित स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स 60 लॉन्च किया। माइक्रोमैक्स द्वारा अनुभव की गई लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं। कंपनी के संस्थापकों ने सफल स्टार्टअप के लिए कुछ प्रमुख रहस्यों की पहचान की थी। उन्होंने महसूस किया कि जबकि अधिकांश लोगों की इच्छाएं चौंका देने वाली होती हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक समय नहीं लगता है। माइक्रोमैक्स ने एक ऐसी कंपनी के रूप में अपने लिए काफी जगह बनाई है जो अपने उपभोक्ताओं को समझती है। उपभोक्ताओं के अपने लक्षित समूह की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके कंपनी को जनता के लिए नवाचार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाने लगा। मोबाइल फोन उद्योग में खुद को एक गंभीर प्रतियोगी के रूप में स्थापित करने के लिए माइक्रोमैक्स ने दशक की शुरुआत में पूरी तरह से बाहर कर दिया। वास्तव में उन्होंने हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन को भी अपने ब्रांड का विज्ञापन करने के लिए कहा। इस प्रकार वे बन गए अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय स्मार्टफोन कंपनी। उन्होंने अक्षय खन्ना और ट्विंकल खन्ना जैसे प्रमुख बॉलीवुड सितारों के साथ कई विज्ञापन अभियान शुरू किए। 2015 तक माइक्रोमैक्स सैमसंग के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी थी। एक छोटे से स्टार्टअप के लिए नोकिया, एलजी जैसे बाजार के सभी बड़े नामों को पछाड़ना एक बड़ी उपलब्धि थी। इस समय तक कंपनी ने बाजार के 16% से अधिक पर कब्जा कर लिया था। दुर्भाग्य से माइक्रोमैक्स की कड़ी मेहनत की प्रसिद्धि अधिक समय तक नहीं रही। दशक के उत्तरार्ध में कंपनी धीरे धीरे सुर्खियों से बाहर हो गई और गुमनामी में चली गई। इस चमकीले तारे के विफल होने के मुख्य कारण क्या है? ऐसे कई कारक हैं जिनकी वजह से माइक्रोमैक्स टिकने में विफल रहा। इसके पतन का एक प्रमुख कारण रिलायंस जियो 4G का लॉन्च है। स्मार्टफोन बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और कम समय में तेजी से विकास के अधीन है। कर्व से आगे रहने के लिए विकसित की जा रही सभी नई तकनीकों से अपडेट रहना और उसके जवाब में अपने मौजूदा उत्पादों को अपग्रेड करना अनिवार्य है। माइक्रोमैक्स मुख्य रूप से 3G क्षेत्र में काम करता है। उनके पास लगभग 40 अलग अलग मोबाइल फोन थे जो सभी 2G और 3G तकनीक पर आधारित थे। उनकी प्राथमिक गलती यह थी कि उन्होंने सही समय पर 4G बाजार में कदम नहीं रखा। रिलायंस जियो के आगमन के साथ भारत में मोबाइल डेटा उद्योग पूरी तरह से क्रांतिकारी हो गया था। जियो से पहले अधिकांश आबादी के पास या तो मोबाइल डेटा तक पहुंच नहीं थी या मोबाइल डेटा तक बहुत सीमित पहुंच थी। इतना ही नहीं, जो इंटरनेट डेटा उपलब्ध था उस पर भी प्रीमियम चार्ज किया जाता था। आबादी के केवल एक निश्चित वर्ग की ही इस तक पहुंच थी। जब जियो ने पहली बार लॉन्च किया तो रिलायंस ने पूरी आबादी को मुफ्त 4G इंटरनेट और कॉल प्रदान की। इंटरनेट तक पहुंच न होने से लोगों को महीनों तक मुफ्त 4G डेटा दिया जाता था। मोबाइल डेटा के उपयोग का पूरा दृष्टिकोण बदल गया। बहुत ही कम समय में ज्यादातर लोग जियो में शिफ्ट हो गए। यहीं से माइक्रोमैक्स का खेल बदल गया। आप देखिए, तकनीक ऐसी है कि आप उस फोन पर 4G डेटा नहीं चला सकते जो 3G के लिए है। नतीजतन माइक्रोमैक्स उपयोगकर्ता अन्य कंपनियों की ओर रुख करने लगे जो समान मूल्य सीमा में 4G फोन पेश करती थी। जब तक माइक्रोमैक्स को पता चला कि समस्या क्या है, उनके पास पहले से ही पुराने 3G फोन की एक महत्वपूर्ण सूची थी। वे 4G में अपग्रेड के संकेतों से चूक गए और पिछड़ गए। पूरी इन्वेंट्री को डंप करना और नए 4G फोन बनाना संभव नहीं था। इस प्रकार माइक्रोमैक्स ने अपनी बाजार हिस्सेदारी खोना शुरू कर दिया। 2016 तक बाजार हिस्सेदारी 9% तक गिर गई थी और 2018 तक उनके पास बाजार का केवल 3.4% था। दूसरा प्रमुख कारक जिसने माइक्रोमैक्स के भाग्य का फैसला करने में भूमिका निभाई, वह था बाजार में चीनी स्मार्टफोन का आगमन। माइक्रोमैक्स ने अपने डिजाइन और उपकरण बनाने के लिए चीनी कंपनियों से प्रेरणा ली। जल्द ही हालांकि ओप्पो, जियोनी, वीवो और श्याओमी जैसी चीनी कंपनियों ने भारत में विशाल उपभोक्ता
आधार द्वारा प्रस्तुत अवसर को महसूस किया और फैसला किया कि इस बाजार में प्रवेश करने का समय आ गया है। इन कंपनियों ने बाजार का अध्ययन किया और देश भर में ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं के रूप में प्रवेश के बिंदु की पहचान की। उन्होंने इस उद्घाटन का इस्तेमाल किया और भारतीय बाजार में प्रवेश किया। बेहतर वित्तीय शक्ति द्वारा समर्थित इन कंपनियों ने अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खुदरा विक्रेताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया। माइक्रोमैक्स भारत में अपने नेटवर्क के कारण अपने चीनी प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ पकड़ बनाने में कामयाब रहा। वे घरेलू रूप से निर्माण करते थे और देश भर में मौजूदा कारखाने और असेंबली लाइनें थीं। यहीं से उन्हें दूसरी कंपनियों से बढ़त मिली। मेक इन इंडिया अभियान के लागू होने के बाद ओप्पो, जियोनी, शाओमी और वीवो जैसी चीनी कंपनियों ने प्रेरणा ली और अपने उत्पादों को भारत में भी असेंबल करना शुरू कर दिया। इसने माइक्रोमैक्स के तुलनात्मक लाभ को समाप्त कर दिया और उन्हें फिर से समान आधार पर खड़ा कर दिया। माइक्रोमैक्स के पतन का तीसरा कारण यह था कि यह नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था। एक प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में प्राथमिक ध्यान हमेशा उत्पादों के विकास पर होना चाहिए ताकि आप अपने ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीक दे सके। ऐसा करने के लिए आपको केवल उत्पादन और विपणन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अनुसंधान और विकास में निवेश करने की आवश्यकता है। चीनी कंपनियां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में विशेषज्ञ थी। उन्होंने साबित कर दिया कि एक किफायती मूल्य पर सभी नवीनतम सुविधाओं के साथ एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद प्रदान करना वास्तव में संभव है। इन कंपनियों ने विपणन के साथ साथ नवाचार और उत्पाद विकास पर ध्यान केंद्रित किया और बेहतर उत्पादों का उत्पादन किया। दूसरी ओर माइक्रोमैक्स हमेशा गुणवत्ता से अधिक मात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है। उनके ज्यादातर स्मार्टफोन औसत क्वालिटी के थे। उन्होंने कम कीमत बनाए रखने के लिए मेमोरी स्पेस और प्रदर्शन पर भी समझौता किया। एक बार लोगों ने महसूस किया कि वहां अन्य विकल्प थे जो उन्हें एक बेहतर उत्पाद की पेशकश करते थे, उसी कीमत पर वे उन कंपनियों में चले गए। इस प्रकार माइक्रोमैक्स बाजार हिस्सेदारी से हार गया। तथ्य यह है कि एक सफल व्यवसाय को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ होना चाहिए। माइक्रोमैक्स का एकमात्र तुलनात्मक लाभ इसकी कम कीमत थी। उत्पाद की गुणवत्ता और नवीनता के मामले में किसी भी वास्तविक लाभ के बिना माइक्रोमैक्स की सफलता की अल्पकालिक लौ जल्द ही बुझ गई थी। इसे सावधानी की कहानी होने दें। माइक्रोमैक्स की कहानी यह साबित करती है कि आप अपने उत्पादों की मार्केटिंग कितनी भी चतुराई से क्यों न करें, लंबे समय में गुणवत्ता की हमेशा जीत होती है। 2019 तक माइक्रोमैक्स द्वारा अर्जित वार्षिक राजस्व रुपए से कम था, 3000 करोड़। आज कंपनी केवल नाम के लिए मौजूद है। इसके संस्थापकों ने महसूस किया है कि जहाज डूब रहा है और अन्य उद्योगों में घुसने की तलाश शुरू कर दी है। इन दिनों मास्टरमाइंड राहुल शर्मा दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपने स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपने उत्पादों के साथ इसमें क्रांति लाना चाहते हैं। जहां तक माइक्रोमैक्स का सवाल है, सब कुछ चला गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और आप हमारे डिसऑर्डर सर्वर से भी जुड़ सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया है। आशा है कि आपको यह वीडियो Thank you guys for watching this video. If you like this video, please like and share this video and also subscribe my channel and also click on the bell icon. Stay tuned.